हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है ओशन करंट, जिसे हिंदी में हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस सेशन में हम महासागरीय धाराओं में से बहुत सारी धाराओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये पता करने जा रहे हैं कि महासागरीय धाराएं होती क्या, ये ओशन करंट है क्या चीज, पहली चीज। और दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए कि भाई ये महासागर में जो ओशन करंट बन रही है बनती कैसे हैं, जिनके बारे में बात बहुत कम की जाती है। एक बार अगर हमें पता चल जाए कि महासागर में धाराएं कैसे बनती हैं, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर हमें जो है ये ओशन करंट को बार बार याद करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये ओशन करंट होती बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो तरह की होती है, ठंडी और गर्म। ठंडी गर्म जलधारा का मतलब है जिसमें पानी का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम होता है। और गर्म नाम से ही स्पष्ट है कि हॉट ओशन करंट है, तो उसका मतलब है कि वो वाली जो वार्म ओशन करंट्स हैं उसमें पानी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अब ये ओशन करंट आपके देश के बगल से होकर गुजर रही है। अब वो वार्म है या कोल्ड, ये बात डिसाइड करेगी कि आपके देश में बारिश ज्यादा होगी या आपके देश में बहुत बड़ा रेगिस्तान का निर्माण होगा। यानी कि ये ओशन करंट जो समंदर में पानी चल रहा है, ये अपने आप में पूरी के पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा तो क्लाइमेट किसको कंट्रोल करता है? जियोग्राफी को। और जियोग्राफी किसको कंट्रोल करेगी? इकोनॉमी को। यानी कि अगर आपके देश में बारिश होगी तभी तो एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। इसका मतलब है कि ओशन करंट सीधा सीधा इंसान, मानव जाति के जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्योंकि अगर महासागरों में धारा बहने का क्रम बदला, जैसे कि हम नाम सुनते हैं अल नीनो और ला नीना, इस तरह की छोटी छोटी टेम्परेरी महासागर में जो छोटी धाराएं बनती हैं, छोटे छोटे फिनोमिनाज होते हैं, इसकी वजह से बहुत बार इंडिया जैसे देशों में ड्रॉट जैसी कंडीशन हो जाती है या एक्सेसिव रेनफॉल होता है। तो यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो जो है ओशन करंट्स के बारे में आपसे काफी हद तक सवाल पूछता है, और उसकी कोशिश ये होती है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यानी फैक्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि कौन सी महासागरीय धारा कहां पर बह रही है, कौन सी वार्म ओशन करंट है, कौन सी कोल्ड ओशन करंट है, किस देश के पास कैसी जलधारा बह रही है। लेकिन इसके पीछे के राज आज हम देखेंगे कि किस तरह से ओशन करंट पैदा होती है। तो देखिए, ओशन करंट कहते किसे हैं? पहली बात तो ये देखिए, समंदर का पानी जो है मोर और लेस क्या होता है? स्टेबल होता है, मूव नहीं करता। मूव क्यों नहीं करता? आपने कहा, आप तो कहेंगे कि सर इसके ऊपर तो वेव्स बनती है, लहरें बनती। बिल्कुल सही बात है, लहरें बनती, लेकिन उन लहरों को हटा दें तो नीचे का जो पानी वो मोर और लेस स्टेबल बना रहता है। लेकिन इन्हीं समंदर में, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं समंदर में बड़ी बड़ी नदियां चलती हैं। जैसे कि एक नदी का नाम है गल्फ स्ट्रीम। अब नाम ही है गल्फ स्ट्रीम, दुनिया की सारी नदियों का पानी टोटल मिला दीजिए, उससे ज्यादा पानी गल्फ स्ट्रीम में बहता है। तो कहने का मतलब, अगर आप एक छोटा सा जीव है जो समुद्री जीव है और गल्फ स्ट्रीम में बैठा हुआ है, तो गल्फ स्ट्रीम के साथ वो जीव जो है अपने आप तैरते तैरते आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हाट इज ओशन करंट? ओशन करंट कह सकते हैं कि समंदर में बहती हुई नदी को हम ओशन करंट या महासागरीय धारा कहते हैं। डेफिनेशन के तौर पे, अगर आप डेफिनेशन ही सुनना चाहें तो डेफिनेशन के तौर पे हम कह सकते हैं कि ओशन करंट जो है वो जनरल मूवमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ वाटर, जनरल मूवमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ वाटर इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज ओशन करंट। यानी कि बहुत सारा पानी एक डेफिनिट डायरेक्शन में अगर मूव करने लगे ओशन के अंदर, तो उस पानी के मूवमेंट को, उस वाटर बॉडी के जो मास का मूवमेंट हो रहा है, उसको हम ओशन करंट कहते हैं। अब ओशन करंट एज पर द डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी और टेक्निकलिटीज की बात करें तो इसके आकार के हिसाब से और ये कैसे पैदा हुआ है, ये तीन तरह का होता है। पहला ओशन करंट जो सबसे इनसिग्निफिकेंट तरह का होता है, थोड़ा सा जिसके बारे में हमारे यूपीएससी के एग्जाम में कम लोग जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। और जो ये ड्रिफ्ट होती है, इसमें खास बात क्या होती है कि जब हवा चलती है, हवा के चलने से पानी का भाई थोड़ा बहुत तो मास आगे की तरफ मूव करेगा, और जब ये हवा की वजह से समंदर के ऊपर का पानी में मूवमेंट होने लगता है, तो इस ओशन करंट को, जो बहुत इनसिग्निफिकेंट सा होता है, इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो पहला ओशन करंट है आपका, जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट। लेकिन कुछ ड्रिफ्ट काफी बड़ी भी होती हैं, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसमें हवा का भी रोल है और साथ ही साथ पानी के पुश का भी रोल है, डेंसिटी का भी रोल है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो पहला ओशन करंट है हमारा ड्रिफ्ट। दूसरे ओशन करंट को, जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रीम, दूसरा ओशन करंट है स्ट्रीम। ये भी ओशन करंट जो होता है, ये आकार में जो छोटा होता है, क्योंकि हमने कहा है कि बड़ी अगर जलधारा बह रही है जमीन पर तो उसको हम रिवर कहते हैं, और अगर छोटी जलधारा है तो उसके लिए शब्द होता है स्ट्रीम। तो अगर ओशन करंट का आकार छोटा है, छोटी सी आकार की है, तो उसके लिए हम शब्द लेते हैं
स्ट्रीम, जैसे कि एक बड़ी सी जलधारा है जिसको कहता है गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए नाम में टेक्निकलिटीज में गड़बड़ी है, नाम रख दिया गल्फ स्ट्रीम, लेकिन ये दरअसल ओशन करंट है और इसके अंदर बह रही है पतली सी स्ट्रीम जिसका नाम है फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट टेक्निकली, तकनीकी रूप से फ्लोरिडा करंट जो है वो पतली है, इसलिए टेक्निकलिटीज पे अगर हम जाएं तो फ्लोरिडा करंट स्ट्रीम है। और जबकि जो लार्ज वाटर बॉडी का मास का मूवमेंट हो रहा है, वार्म वाटर का मूवमेंट हो रहा है, उसको हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो तीन तरीके हो गए, ड्रिफ्ट जो कि हवा के द्वारा मूव करेगा, दूसरा अगर ये नैरो करंट है, बहुत ज्यादा छोटी है, तब इसको हम स्ट्रीम कहेंगे, और अगर लार्ज बॉडी मास है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का मूवमेंट हो रहा है, तब इसके लिए शब्द आएगा दैट इज नोन एज प्रॉपर ओशन करंट। अब ये हो गए ओशन करंट के तीन तरीके, तीन रूपों के बारे में हमने बात कर ली। अब अगली बात पे करते हैं कि बनता कैसे है सर, ये मूवमेंट तो हो जाता है लेकिन चल कैसे रहा है पानी अचानक से, ना तो कोई मोटर गाड़ी लगी है इसके अंदर, ना कोई पंप लगा है, फिर ये पानी आगे की तरफ कैसे मूव कर रहा है, इसके पीछे राज क्या है? तो देखिए राज तो बहुत सारे हैं जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि ओशन करंट को पैदा करने के पीछे है, और आप नाम याद करेंगे तो याद करते करते थक जाएंगे, इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो फॉर द ईज ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए हम लोग सारे फैक्टर्स को छोटा कर लेंगे और केवल दो हिस्सों में, दो हेड्स में बांट देंगे। इनको किताबों में अलग अलग तरीकों में लिखा गया है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं केवल आपको दो शब्द दे रहा हूं जिनके बारे में आपको याद रखना पूरे के पूरे इस लेक्चर में। पहला है डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी का पे ध्यान रखिएगा, चीजें हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, चीजें लो डेंसिटी से कहां जाती हैं, हाई डेंसिटी की तरफ। यानी कि पानी अगर कैसा है, लो डेंसिटी का पानी जिसका घनत्व कम है वो हाई डेंसिटी के पानी की तरफ मूव करेगा, और हाई डेंसिटी का पानी लो डेंसिटी की। तो पहला जो फैक्टर है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है डेंसिटी। और दूसरी है हवा यानी कि विंड। विंड का डायरेक्शन कैसा है और विंड का प्रेशर कैसा है, ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगी कि ओशन करंट किधर मूव करेगी। अब यही दोनों फैक्टर्स जिन वजहों से डेवलप होते, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो ओशन करंट को पैदा करने के पीछे रहेंगे। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पूरे लेक्चर में केवल हम दो चीजों पर ध्यान रखेंगे। पहला कि डेंसिटी ऑफ वाटर, और दूसरा याद करेंगे कि विंड का प्रेशर कैसा है, या विंड का हम कह सकते हैं एयर प्रेशर कैसा, और एयर का डायरेक्शन कैसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ओशन करंट पैदा करते हैं। तो पहले फैक्टर को नॉर्मली आप बुक्स में जाएंगे तो नॉर्मली आपको दिखाई पड़ेगा दो तरह के फैक्टर में ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। बेसिकली तीन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर होता है फिजिकल फैक्टर, दूसरा फैक्टर होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर्स। तो पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की, और यानी फिजिकल फैक्टर का मतलब है ऐसे फैक्टर जो कि ओशन करंट बनाने के पीछे बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो पहला फैक्टर जो है हमने कहा था डेंसिटी और एयर करंट। तो पहला फैक्टर है जो कि हमारी अर्थ का मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की खास बात है कि पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है। ठीक है, अगर ऊपर से हवा आ रही है तो हवा जो है, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, दीज आर नोन एज ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स जो है वो इस वजह से, जो पृथ्वी के घूमने की वजह से, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलने लगती है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, याद रखिएगा, डेंसिटी और एयर का मूवमेंट, एयर का डायरेक्शन। तो भाई जब ट्रेड विंड्स किधर से किधर जा रही, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ओशन का वाटर भी हवा की दबाव की वजह से किधर से किधर चलने लगेगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। फिर से ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, हवा चलने लगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और इसलिए जितनी भी ओशन करंट आपकी कहां पर है, जितनी भी ओशन करंट इक्वेटर पर है यानी विषुवत रेखा पर है, वो सारी की सारी ओशन करंट आपकी कहां मूव करेंगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइड में हम देखते हैं, जितनी भी आप इक्वेटर पे देखिए, चाहे आप इंडियन ओशन में देखिए, ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये किधर जा रही हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। आप जाते हैं अटलांटिक ओशन में, यहां भी इक्वेटोरियल करंट है, ये भी किधर से किधर मूव कर रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और आप पैसिफिक ओशन में जाते हैं, यहां भी आपकी इक्वेटोरियल करंट है, और वो भी कहां से कहां मूव कर रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो इसका मतलब है ओशन करंट बनने का, खासकर इक्वेटर के रीजन में अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन्स में ओशन करंट बनने के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है पृथ्वी का घूमना। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है और ये घूमना बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति में ट्रेड विंड्स भी चलना बंद हो जाएंगी, और ट्रेड विंड चलना बंद हो जाएंगी तो पानी को पुश कौन करेगा, जब पानी को कोई पुश करने वाला ही नहीं, तो ये जितनी भी ओशन करंट इक्वेटर पे चल रही हैं वो सारी की सारी ओशन करंट बहना बंद हो जाएंगी।
तो पहला हमने याद करने के लिए कहा था एयर का मास कि मूवमेंट किधर हो रहा है, एयर का डायरेक्शन कैसा है, और दूसरा हमने उन्हें कहा था डेंसिटी, उस पर बात करेंगे। तो इस वजह से जो है आपकी ओशन करंट पैदा होती है, ये भी एक फैक्टर है। फिर दूसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आता है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। सभी को पता है सबसे ज्यादा मात्रा में गर्मी यानी कि सोलर रेडिएशन, बात करिए गर्मी नहीं कहेंगे, सोलर रेडिएशन इंसोलेशन कहां मिलता है। तो सबको पता है कि सर ऐसा है, इक्वेटर जो है विषुवत रेखा, यहां पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल साल के 12 महीने लगभग सीधा, देखिए ध्यान दीजिएगा टर्म पे, साल के 12 में हमेशा नहीं, साल के 12 महीने में लगभग सीधा रह पड़ता है, और इस एरिया को सबसे ज्यादा धूप मिलती है। तो जब धूप इस जगह पे ज्यादा पड़ रही इक्वेटर वाले रीजन में, तो जाहिर सी बात है यहां पानी कैसा होगा, गर्म होगा। और जब पोलर एरियाज की तरफ हम चले, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ, जिधर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी कि वहां पर पानी जो है साल के मैक्सिमम टाइम में ठंडा रहेगा। ठंडा पानी और गर्म पानी, देखिए ठंडे पानी और गर्म पानी का खेल है, डेंसिटी पे ध्यान रखिएगा। देखिए ठंडा जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी के साथ दिक्कत है कि गर्म पानी फैलता है, हम सबको पता है कि किसी भी चीज को गर्म करो वो फैलेगी। तो जब ये गर्म पानी है, इसके साथ प्रॉब्लम है कि इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, यानी कि पहले मॉलिक्यूल्स पास पास थे और अब मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे, दूर दूर जाना शुरू करेंगे, ठीक है, पास पास से दूर दूर। तो जब पानी के मॉलिक्यूल गर्मी की वजह से दूर हटेंगे तो पानी की डेंसिटी क्या होगी, गर्म पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये किस रीजन पे हो रहा है, एक 0 डिग्री लैटिट्यूड दिखा रहा है, इसका मतलब इक्वेटर की बात हो रही है। तो इक्वेटर का पानी आपका गर्म होता है, इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं और उस वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। जब हम पोल्स की तरफ चलते हैं तो पोल्स में खास बात होती है कि पोल्स का टेम्परेचर कम होता है, पोल्स पे टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो जाहिर सी बात है पानी के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली क्या होंगे, पास पास होंगे, और इस एरिया में डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आम भाषा में कहें हल्का पानी और भारी पानी। तो यहां पानी हल्का है, इसलिए सरफेस से होता हुआ किधर की तरफ जाता है, पोल्स की तरफ। और पोल्स का पानी कैसा, हैवी यानी कि भारी है, इसलिए वो जमीन में रगड़ खाते हुए किधर की तरफ जाता है, इक्वेटर की तरफ। यानी कि जो पोल का पानी है, ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आता है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड करंट। और कोल्ड करंट हमेशा कहां चलती है, जमीन के पास यानी कि तल से लग के चलती है। जबकि गर्म जलधाराएं कहां बहती हैं, ये सरफेस पे बहने वाली जलधाराएं हैं। याद रखिएगा कोई भी गर्म जलधारा, वार्म करंट कभी भी जमीन के अंदर रगड़ कर नहीं चलती, यानी कि समुद्र के तल पर नहीं चलती। और कोई भी ठंडी जलधारा जो है वो सरफेस पर नहीं चलती, वो सब की सब तल से रगड़ते हुए चलती हैं। और इसके पीछे रीजन यही दिखाई पड़ता है कि सर रीजन समझ में नहीं आया, तो रीजन समझना बहुत आसान है कि भैया यहाँ की जो गर्म पानी की डेंसिटी कम है और ठंडे पानी की डेंसिटी ज्यादा है। ठंडा पानी हो गया हैवी और गर्म पानी कैसा हो गया, लाइट। तो चीजें जो हैवी वाटर है वो नीचे की तरफ क्या करेगा, सिंक करेगा, और सिंक करने के बाद ये किधर की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स इक्वेटर। और इसकी जगह लेने के लिए पोल, जो इक्वेटर का गर्म पानी है वो सरफेस से बहता हुआ किसकी तरफ जाएगा, पोल्स की तरफ। तो याद रखिए मैंने कहा था डेंसिटी और विंड का डायरेक्शन, इसका मतलब यहां फिर से कौन सा फैक्टर आ गया, यहां फैक्टर आ गया आपका डेंसिटी का फैक्टर। और इस वजह से ओशन में करंट्स बहना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आपका ओशन में करंट है, इसमें बहने का रीजन भी दिखाई पड़ता है, साथ ही गहराई में भी दिखाएंगे कि गहराई में जब बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम है, तो ऊपर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, और नीचे जैसे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे समंदर की गहराई में जाएंगे समंदर ठंडा होता चला जाता है। ऊपर की तरफ टेम्परेचर चूंकि कम है, इसलिए फिर से हम कहेंगे जहां पर टेम्परेचर ऊपर की तरफ ज्यादा है, तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम। और जहां टेम्परेचर जाहिर सी बात है कम है, वहां डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा। भारी पानी नीचे, भारी और ठंडा पानी नीचे की तरफ बैठता है, और हल्का और गर्म पानी कहां बैठता है, ऊपर की तरफ। तो ये दोनों फैक्टर मिलकर डेंसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसकी वजह से वाटर में मूवमेंट होता है। और लार्ज स्केल पर अगर हम ग्लोबल स्केल पे कहें तो इस वजह से हमारे ओशन में भी जलधाराएं बहना शुरू हो जाती हैं। तो एक तो ये हमारा फैक्टर हो गया जिसका नाम हमने रखा टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर सैलिनिटी। सैलिनिटी मतलब नमक की मात्रा। सवाल, क्या समंदर में हर जगह पानी में नमक की मात्रा समान होती है? तो जवाब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
समंदर में अलग अलग जगहों पे पानी की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे कि किसी एरिया में समंदर में नदी आकर गिर रही है, नदी का पानी कैसा है, फ्रेश वाटर है। जब इतनी लार्ज स्केल पे नदी का पानी समंदर में गिरेगा तो उस जगह पर डेंसिटी जो है वो गिर जाती है, ड्रॉप कर जाती है। और जहां पर बहुत ज्यादा इवोपरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत सारा पानी भाप बन के उड़ जा रहा है, जबकि पानी नदियों के जरिए कम पहुंच रहा है, जैसे कि डेड सी, तो वहां पर आपकी सैलिनिटी क्या होती है, वहां पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो सैलिनिटी बढ़ेगी, लॉजिक की बात है, नमक की मात्रा बढ़ा देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। और नमक की मात्रा कम हो जाएगी तो डेंसिटी घट जाएगी। फिर से वही लॉजिक जो हमने टेम्परेचर में सीखा था कि हाई डेंसिटी से जो लो डेंसिटी से चीजें पानी है वो हाई डेंसिटी की तरफ, और हाई डेंसिटी का पानी लो डेंसिटी की तरफ मूव करने लगेगा। अब यहां पर फैक्टर टेम्परेचर का भी आ जाएगा और साथ ही साथ सैलिनिटी, लेकिन दोनों असर किस पर डाल रहे हैं, डेंसिटी पे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने अभी भी सीखा कि जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, यानी कि जहां से हमारा इक्वेटर या विषुवत रेखा गुजरती है, इस एरिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि यहां पे बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। इक्वेटर पे पानी बहुत गिरता है, बरसता है, बहुत पानी बरसता है। सबसे ज्यादा रेन फॉरेस्ट कहाँ है, इक्वेटर वाले रीजन में। तो यहाँ गर्मी तो ज्यादा पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। और इस बारिश की वजह से जो यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में आपकी सैलिनिटी अपेक्षाकृत कम होती है, यानी पानी में नमक की मात्रा कम होती है। ठीक है। अब जब हम जो ऊपर वाले हिस्से में पहुंचेंगे, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पे मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहां पे बारिश की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और यहां पे गर्मी भी, सूरज का रेडिएशन भी ठीक ठाक पड़ता है, यानी पानी का इवोपरेशन इन एरियाज में ज्यादा हो रहा है, लेकिन पानी का इनपुट इस एरिया में कम हो रहा है। तो उससे होगा क्या, अभी अभी हमने सीखा कि जब इवोपरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, और जब इवोपरेशन कम हो रहा है और बारिश ज्यादा हो रही है तो सैलिनिटी घट जाती है। तो यहां हमने देखा कि जो आपके इक्वेटोरियल और सब ट्रॉपिकल एरिया रीजन है, या ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर जो ओशंस होते हैं वहां पे सैलिनिटी यानी पानी में नमक की मात्रा अलग अलग होती है। इसके अगेंस्ट अगर हम पोल्स की तरफ देखें तो पोल्स में हमें अलग डेफिनेशन दिखाई पड़ती। पोल्स में इवोपरेशन ना के बराबर होता है, वहां पे सूरज का रेडिएशन ही नहीं पड़ता। प्लस पोल्स में खास बात यह है कि जो आपके पोल्स हैं वहां पे आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, और आइस की मेल्टिंग वजह से फ्रेश वाटर ढेर सारा जो है पोलर रीजन में मिल रहा है। तो इस वजह से पोलर रीजन के जो ओशन है वहां पर सैलिनिटी कम है, नमक की मात्रा कम है, और सब ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में कंपैरेटिवली पोल से अगर हम बात करें तो वहां पर सैलिनिटी की मात्रा ज्यादा है। अब ये लार्ज स्केल पे तो इसका असर कितना पड़ता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल, वहां पे तो टेम्परेचर का असर ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे समंदर जो कि जिन्हें हम कहते हैं इनक्लोज सी, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी है, वहां पर इसका असर ज्यादा होता है। सैलिनिटी में खास बात है, इवोपरेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि इवोपरेशन कहां हो रहा है, टॉप पर हो रहा है। इसलिए कोई भी समंदर होता है तो समंदर में जो इवोपरेशन का रेट लेवल कहां है, सरफेस पर हो रहा है, तो यहां पे सैलिनिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ ड्रॉप करते जाएंगे वहां पे सैलिनिटी का लेवल देखिए क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और सबसे कम सलाइन वाटर कहां है, समंदर की गहराइयों में। तो ये जो डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है सैलिनिटी का, इस वजह से जो है ओशन में करंट पैदा होती। अब हम लोग बात कर रहे थे मेडिटेरेनियन सी की। मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। भूमध्य सागर कैसा, इनक्लोज सी है, समंदर यह बंद है, और यहां पर जो है बहुत ज्यादा रिवर्स या नदियां नहीं आकर मिलती हैं। इतना बड़ा समंदर, उस हिसाब से छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं। तो यहां पर नदियां कम मिलती हैं, यानी कि इस एरिया में फ्रेश वाटर कम मात्रा में आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर सोलर रेडिएशन अच्छा खासा है, इसका मतलब इस एरिया में सैलिनिटी यानी नमक की मात्रा कंपैरेटिवली ज्यादा है। जो बाहर ओशन है वो है हम आपका अटलांटिक, और अटलांटिक ओशन में सैलिनिटी की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। तो होगा क्या, जब ज्यादा लेस सलाइन वाटर, ये जो आपकी जिब्राल्टर की स्टेट है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये रास्ता है, दरवाजा है, इस दरवाजे से आपका अटलांटिक ओशन का पानी जो है वो कहां पहुंचना शुरू करेगा, मेडिटेरेनियन में। और मेडिटेरेनियन का पानी जो भारी और हाई सलाइन पानी है वो जमीन यानी कि तल के से लगता हुआ कहां पहुंच जाएगा, अटलांटिक ओशन में। इसका मतलब क्या है कि जो मेडिटेरेनियन सी में जो छोटी छोटी ओशन करंट्स चलती है, वो ओशन करंट्स के पीछे जो मेन फैक्टर है वो टेम्परेचर का कम है और सैलिनिटी का ज्यादा है, क्योंकि सैलिनिटी यहां पर जो आपकी डेंसिटी को पूरा का पूरा कंट्रोल कर रही है। सेम फीचर आपको कहां दिखाई पड़ेगा, सेम फीचर आपको दिखाई पड़ता है आपको रेड सी में। और रेड सी या लाल सागर में देखेंगे तो लाल सागर में फिर से वही इनक्लोज सी है,
और यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस वजह से लाल सागर का नमकीन पानी गल्फ ऑफ एडन के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि बाहर से पानी यानी कि रेड सी से पानी, नमकीन पानी बाहर की तरफ, और बाहर से लेस सलाइन वाटर जो है वो कहाँ आ जाएगा, रेड सी के अंदर। तो इस तरह की छोटी छोटी ओशन करंट के बनने के पीछे जो रीजन है वो फिर से आपका क्या आ जाएगा, दैट इज सैलिनिटी। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल है आपका बाल्टिक सी का। बाल्टिक सी फिनलैंड के पास है, और बाल्टिक सी में देखते हैं कि बाल्टिक सी ऐसा रीजन है जहां पर ढेर सारी रिवर्स, यहां पे नदियां बहुत ज्यादा आती हैं, और इस वजह से बाल्टिक सी में सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम है। और जो आपका नॉर्थ सी है इसमें सैलिनिटी अपेक्षाकृत ज्यादा है। फिर से क्या होगा, नॉर्थ सी का पानी अंदर और बाल्टिक सी का पानी बाहर। और ये इसके पीछे रीजन क्या है मूवमेंट का, फिर से वही रीजन है, सैलिनिटी में डिफरेंस है सर, और सैलिनिटी में डिफरेंस होने की वजह से डेंसिटी में डिफरेंस है, और इस वजह से जो डेंसिटी ग्रेडियंट है, डेंसिटी में जो डिफरेंसेस हैं, इस वजह से समंदर में छोटी छोटी जलधाराएं बहना शुरू हो जाती हैं। तो फिर से डेंसिटी, और याद रखिए दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा फैक्टर हमारा मेन था एयर का डायरेक्शन और एयर का प्रेशर। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, और वो आ गया हमारा विंड, हवा का डायरेक्शन। और विंड के डायरेक्शन के बारे में आप काफी जान गए होंगे। तो विंड जो है हमारी, जैसे कि हमने कहा, बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं। जैसे इक्वेटर का एरिया, यहां पर लो प्रेशर एरिया होता है, यहां पर विंड का प्रेशर कम होता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर हवा का प्रेशर हाई होता है, जो कि हम ये रीजंस हम बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि दो क्षेत्र हैं आपके पास, दो एरिया हैं। एक एरिया में प्रेशर कैसा है, हाई, और दूसरा एरिया कैसा है, लो प्रेशर। लो प्रेशर एरिया में वाटर का कॉलम ज्यादा ऊंचा होगा, और हाई प्रेशर एरिया में वाटर का कॉलम छोटा होगा, यानी कि नीचे होगा पानी। और क्या होगा, ओशन का वाटर लो प्रेशर वाली यानी हाई वाटर कॉलम से ओशन का पानी किधर की तरफ मूव करने लगेगा, जहां पे पानी का जमाव कम है। ऊपर से भाई हवा का प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए पानी यहां दब गया, और यहां लो प्रेशर, इसलिए पानी अपेक्षाकृत ऊंचा है, इसलिए ओशन की करंट जो लो प्रेशर वाले एरिया है वहां से हाई प्रेशर वाले एरिया की तरफ बहना शुरू करते हैं। ये प्रोमिनेंट फैक्टर्स नहीं है, लेकिन ये हम कह सकते हैं मॉडिफायर्स। ये क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, और इस वजह से ओशन करंट के बहने के डायरेक्शन और उसकी ताकत को बहुत ज्यादा बल मिलता है। दूसरी चीज हमने कहा कि ये जो एरियाज है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि यहां पर बह रही हैं ट्रेड विंड्स, और ऊपर की तरफ जो हवाएं बह रही इनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज। तो ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज अगर उस डायरेक्शन, उस जगह पे, उस एरिया में बह रही हैं, उसी एरिया में ओशन करंट भी चल रही, तो ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज इस चीज को बहुत ज्यादा डिटरमाइन करती कि ओशन करंट की वेलोसिटी क्या होगी, नंबर एक, और नंबर दो ये डिसाइड करती कि ओशन करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। तो चलिए देख लेते क्या ऐसा वाकई में। तो जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं ये दिखाई पड़ रही है पर्पल कलर से और रेड कलर से, ये आपकी ट्रेड विंड्स है, और आपकी ब्लू कलर से जो दिखाई पड़ रही है इनको हम कहते हैं दीज आर नोन एज वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज जो है, आप वेस्टर्लीज पे ध्यान दीजिए, और जो वेस्टर्लीज हैं, जिस एरिया में वेस्टर्ली बह रही उसी एरिया में आपको दिखाई पड़ेगा गल्फ स्ट्रीम। इसी तरह से आपको क्यूरोशियो करंट भी दिखाई पड़ेगी, और ये सारी की सारी करंट्स हवा के बहने के डायरेक्शन का पालन करती हैं। खासकर जो आपकी गल्फ स्ट्रीम से निकलती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो मैंने शुरुआत में कहा था, हवा का अगर डायरेक्शन की वजह से कोई स्ट्रीम बनती है तो उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हवा के डायरेक्शन और हवा की ताकत के हिसाब से ओशन करंट का डायरेक्शन और ओशन करंट की वेलोसिटी डिटरमाइन होती है। साथ ही साथ एयर का प्रेशर, अगर किसी एरिया में एयर प्रेशर ज्यादा है तो वहां वाटर का कॉलम कम या लो हो जाता है, और जिस एरिया में एयर प्रेशर कम है वहां वाटर का कॉलम हाई हो जाता है, और इस वजह से ओशन करंट हाई वाटर कॉलम से लो वाटर कॉलम की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इसी तरह से जब हवा, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी, जब हवा चलती है, खासकर ये आपके पेरू के कोस्ट के पास बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है ये फिनोमिना, जब हवा चलती, सरफेस विंड चलती, तो अपने साथ वो ओशन के वाटर को आगे की तरफ बहाना शुरू कर देती है। और इस पानी के आगे बढ़ने की वजह से इस एरिया में वैक्यूम जैसा यह कमी होगी, और इस कमी को पूरा करने के लिए जमीन से जो पानी है, ठंडा पानी, वो ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। इस कंडीशन, इस फिनोमिना को हम लोग टेक्निकल भाषा में अपवेलिंग कहते हैं। दिस इज नोन एज अपवेलिंग। पेरू के कोस्ट पे अपवेलिंग बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। तो यहां पे हमें दिखाई पड़ रहा है एक तरह का सर्कुलेशन जो डेवलप हो रहा है, और इस सर्कुलेशन के पीछे जो मेन रीजन क्या है वो है कि कोस्टल एरियाज में जो विंड बह रही है, हवा बह रही है, उसके चलने की वजह से नीचे का पानी जो है, मिनरल रिच वाटर है, वो सरफेस पर आ जा रहा है, और इस फिनोमिना को हम अपवेलिंग कहते हैं। और इस वजह से भी ओशन करंट जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं, पहले से ज्यादा ताकतवर होती है। तो ये सारे
के सारे फैक्टर, अब सोचिए कितने सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, याद करें तो याद करते रह जाएं, लेकिन मोटे मोटे दो ही हेड्स में चल रहे हैं। एक तो तरफ है विंड और दूसरा तरफ है डेंसिटी। अब डेंसिटी को कंट्रोल करने वाला टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, मल्टीपल फैक्टर्स है, वो बाद में ये देख लिया। और एक दूसरी तरफ क्या है, विंड वेलोसिटी। तो विंड का डायरेक्शन और वेलोसिटी ओशन करंट का एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है और दूसरा डेंसिटी में डिफरेंस दूसरे बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। चलिए और भी फैक्टर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। फिर से आता है रेनफॉल और रेडिएशन। लॉजिक की बात है, अब तो पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगा कि जिस एरिया में बारिश की मात्रा ज्यादा होगी वहां पे डेंसिटी कम होगी, और जिस एरिया में बारिश कम हो, इवापोरेशन ज्यादा होगी, वहां पे पानी ज्यादा नमकीन हो जाएगा और वहां पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब लॉजिक की बात है, इस एरिया से रेनफॉल वाले एरिया से सरफेस से वाटर इवापोरेशन वाले एरिया में, और इवापोरेशन वाले एरिया में जहां पे ज्यादा नमकीन और भारी पानी है वो रेनफॉल वाले एरिया में बहना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से भी ओशन करंट बहती है। अब देखिएगा, अगर हम वर्ड का स्केल देखें, वर्ड स्केल पे देखें, तो याद करिए अभी अभी हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा कि सबसे ज्यादा बारिश कहां होती। तो आपको याद होगा कि इक्वेटर, यह विषुवत रेखा, यहां पर बारिश की, ये टेम्परेचर नहीं है, बारिश की मात्रा है। तो बारिश की मात्रा सबसे ज्यादा कहां है, इक्वेटर पर। और इस वजह से इस एरिया में जो समंदर का पानी है लेस सलाइन है। पोल्स की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या दिखाई पड़ेगा, वहां पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इस जगह पे, पोल तो नहीं, सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो वहां बारिश की मात्रा आपको दिखाई पड़ रही कंपैरेटिवली कम है, लेकिन सोलर रेडिएशन ज्यादा है और इस वजह से यहां का पानी कैसा है, मोर सलाइन। और यही चीज हम लोगों ने देखी थी सैलिनिटी वाले डायग्राम में कि यहां पर इक्वेटर पे कंपैरेटिवली लेस सलाइन वाटर है और सब ट्रॉपिकल रीजन में कैसा है, मोर सलाइन वाटर, और इस वजह से भी इन एरियाज में ओशन करंट डेवलप होती। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं ओशन करंट पैदा करने के। अब लास्ट में उन फैक्टर्स की हम बात करेंगे जो ओशन करंट नहीं पैदा करते, ओशन करंट नहीं पैदा करेंगे। तो क्या करेंगे, ये ओशन करंट को मॉडिफाई करेंगे। कैसे, या तो ये मॉडिफाई करेंगे ओशन का जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, या उसका एंगल कैसा होगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, या वो कितना तेज होगा, धीमा होगा, लेफ्ट मुड़ेगा कि राइट मुड़ेगा। ये सारी चीज तय करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं इनको कहते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर। तो चलिए देखते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर कौन से हैं जो कि अल्टीमेटली ओशन के करंट के नेचर को कंट्रोल करते हैं। तो पहला मॉडिफाइंग फैक्टर है कि आपका जो कोस्ट है, कोस्ट कैसा दिखाई पड़ रहा, कोस्ट की जियोग्राफी कैसी है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं कोस्ट पर। तो ये है आपका ब्राजील का कोस्ट, दिख रहा होगा आपको, ये ब्राजील का कोस्ट है, ठीक है। और यहां से करंट आ रही है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये करंट आ रही है आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट, और जैसे आके ब्राजील के कोस्ट से टकराएगी ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक आज बन जाएगी ब्राजील करंट जो नीचे की तरफ चली जाएगी, और दूसरी बन जाएगी गिनी करंट जो कि ऊपर की तरफ चली जाएगी। ध्यान दीजिए कि अगर ब्राजील का कोस्ट यहां पर ना होता तो कभी भी इस करंट को बाइफरकेट या दो टुकड़ों में, दो शाखाओं में विभाजित होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कोस्ट कैसा है, पैरेलल है करंट के या परपेंडिकुलर है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कोस्ट शार्प है या कोस्ट राउंड है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये करंट पैदा नहीं कर रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन हाँ करंट के नेचर को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। एक सिंगल जलधारा जो नॉर्मल बह के आ रही थी, अब उसकी दो ब्रांचेस इसने डिवाइड कर दी, किसने, ब्राजील के कोस्ट ने। तो कैसा फैक्टर हो गया, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर। नेक्स्ट चलते हैं अगले फैक्टर पे। अगला फैक्टर है जो इस तरह के रिजेस है, जैसे कि अपने इंडिया में हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ समंदर का अगर सारा पानी निकाल दिया जाए, सारा का सारा पानी मैं समंदर का निकालूं, समंदर सुखा दिया जाए, तो आप देखेंगे समंदर के अंदर भी पर्वत की चोटियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। बिल्कुल पहाड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन पहाड़ की चोटियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम रिजेस कहते हैं। जैसे कि ये वाला जो रिज है जो कि पहाड़ की चोटियों जैसा है, जो कि समंदर के अंदर मिलेगा अटलांटिक ओशन में, इसको मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। अब जब समंदर का पानी, जो ओशन करंट हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और जब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस रिज के ऊपर से होकर गुजरती है, तो जैसे ही गुजरती है तो वो अपने राइट डायरेक्शन की तरफ, यानी कि राइट यानी दाहिनी की तरफ मुड़ जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जो ऊपर से करंट आ रही है, जिसका नाम हम लोगों ने कहा था कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जैसे ही वेवल थॉम्सन रिज के ऊपर से गुजरेगी तो ये भी अपने किस तरह की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट्स राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में करंट लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, खासकर तब जब वो किसी ओशन में, किसी समंदर में, किसी रिज जैसे स्ट्रक्चर के ऊपर से होकर गुजरती है। तो ये है आपका
ओशन करंट को मॉडिफाई कर रहा है रिज, तो ये कैसा फैक्टर हो गया, मॉडिफाइंग फैक्टर। और ये करंट की स्पीड तो नहीं, लेकिन हाँ करंट के डायरेक्शन को और करंट के डिफ्लेक्शन को, कि करंट राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी या लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, उसको ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाला फैक्टर है। तो ये हो गया आपका रिजेस, और ये भी कैसा है, मॉडिफाइंग फैक्टर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपकी जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो वेवल थॉम्सन रिज पे पहुंचेगी, तो फिर से वो, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये, यहां पर भी वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये मॉडिफाइंग फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा फेमस फैक्टर, जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्योंकि अर्थ, कोरियोलिस फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अर्थ का डायरेक्ट जो मूवमेंट है, मतलब जो वेलोसिटी, वो हर जगह पे इक्वल नहीं। अर्थ जो है राउंड है, और राउंड होने की वजह से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा, इक्वेटर पर आपको आपका अर्थ की स्पीड सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी। 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ रोटेट करती है। जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते हैं ये स्पीड क्या हो जाती है, घटती जाती है, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाए चाहे हम साउथ पोल की तरफ। और एग्जैक्ट पोल पर जाकर ये स्पीड, जो रोटेशनल स्पीड है, इसका असर 0 किलोमीटर पर आवर यानी ना के बराबर होता है। तो अर्थ की ये जो डिफरेंशियल रोटेशन स्पीड में जो घूमने की रफ्तार है, इसमें जो परिवर्तन होता है, इसकी वजह से एक फोर्स या एक बल पैदा होता है, और उस बल को हम कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस बल कहते हैं। अब ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता क्या है, तो देखिए, अगर कोई भी करंट या कोई भी बॉडी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिलीज हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जिस भी मूवमेंट में डायरेक्शन हो रहा है, उस डायरेक्शन में वो राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर मान लेते हैं ओशन करंट कोई भी चल रही, तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई भी चीज जा रही है, कोई ओशन करंट जा रही है, तो वो अपने लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, और इसी फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और जितनी भी ओशन करंट हमने देखी, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के तौर पर किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है। रीजन समझ में आ गया, कोरियोलिस फोर्स। और नीचे की जो भी करंट्स हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा, वो किधर की तरफ शिफ्ट होंगी, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगी। यानी कोरियोलिस फोर्स करंट पैदा तो नहीं करता है, लेकिन हाँ करंट को मॉडिफाई करने का काम करता है। वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी या लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इसको वो काफी ज्यादा कंट्रोल करता है। तो ये भी हमारा कैसा फैक्टर हो गया, मॉडिफाइंग फैक्टर। फिर आता है सब सीजनल वेरिएशन। हर सीजन में करंट जो है अपने कुछ कई जगह ऐसी है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल जगह है जहां पे ये सीजनल वेरिएशन दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से करंट अपना डायरेक्शन और नेचर दोनों बदल देती है। तो जैसे इंडिया में आता है मानसून। अब ये तो बड़ा फेमस है इंडिया का मानसून, और विंटर के सीजन में जब हम देखते हैं, जब हमारा कौन सा सीजन है, विंटर, सर्दियों का, तो आपको दिखाई पड़ रहा है जो समंदर में, देखिए हवा की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर इंसान, जो इंडियन ओशन, वहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट नाम से करंट्स बहती है, और इनका डायरेक्शन जो आपको दिखाई पड़ेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाई पड़ रहा है, और ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ की तरफ जाने वाली है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो करंट का डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ और यहां से ऊपर की तरफ, इस तरह से करंट का डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन आपका चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है, जब आपका कौन सा सीजन आता है, समर का सीजन। और समर के सीजन में जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जो करंट अभी तक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, अब वो क्या है, डायरेक्शन देखिए कैसा हो गया, एकदम रिवर्स हो गया, बदल गया डायरेक्शन। तो यहां हमें दिखाई पड़ रहा है कि सीजन बदलने पर भी, सब जगहों पर तो नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल एरियाज ऐसे हैं जहां पर करंट्स अपना नेचर, अपना डायरेक्शन क्या करती, पूरा का पूरा 180 डिग्री रिवर्स कर देती है। तो यहां पर आ जाएगा असर सीजनल वेरिएशन का। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, यानी ओशन करंट क्या होती है वो पता चला कि समंदर में नदी बह रही है, कहने का मतलब बड़ी नदी बह रही है, पानी का मूवमेंट हो रहा है, उसको हमने नाम दिया ओशन करंट। कितनी तरह का होगा, 3 तरह की होगी। एक का नाम है ड्रिफ्ट रख दिया, दूसरे का नाम स्ट्रीम रख दिया, और तीसरा तो वाकई में ओशन करंट है जो सबसे लार्ज है। कौन कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर असर डालते हैं, फिजिकल फैक्टर होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। फिजिकल फैक्टर में जैसे कि अर्थ का रोटेशन हो गया, उसके अलावा जो आपका कहते हैं सैलिनिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, इस तरह की चीजें जो है इसके ऊपर असर डालती है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जो आपको दिखाया गया, एयर की वेलोसिटी कैसी, हवा कैसी किस गति में चल रही है, इस तरह की चीजें जो है आपकी क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आता है। पानी कितना ज़्यादा बरस रहा है, इवापोरेशन का रेट कितना ज़्यादा है, लैटिट्यूड कैसा है, ये सारे फैक्टर्स कैसे, क्लाइमेटिक फैक्टर, और बहुत सारे फैक्टर जो कि हमने कहा था मॉडिफाइंग फैक्टर है। ये सारी चीज़ें मिलकर जो ओशन करंट को डिसाइड करती हैं। तो इतना सब कुछ हमने लेक्चर में सीख लिया। अब चलते इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द मेजर फिजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, जो हम लोगों ने अभी लेक्चर में ही पढ़ा है। फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं और क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड द मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट।
दो बात करें, ओरिजिन कैसे हो रही है क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर से, और क्या है उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है ओशन करंट की। तो अगर हमने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो हम ये पूरा का पूरा इसका आंसर आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डेफिनेशन से कि जनरल मूवमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ वाटर in a definite direction is known as ocean current. These are of three types. You can write it down. These are smaller one are known as drift, second one is known as the stream, and third one is known as ओशन करंट। तीन तरह के ओशन करंट होते हैं। अब इनके पीछे अलग अलग तरह के फैक्टर्स हो जाते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे। जैसे पहला है अर्थ का रोटेशन, फिजिकल फैक्टर है, अर्थ रोटेट करेगी, कोरियोलिस फोर्स जो कि मॉडिफाइंग फैक्टर है, और ये दोनों मिलकर ओशन करंट का डायरेक्शन और उनका कहां पर पैदा होंगी, किस डायरेक्शन में चलेंगी, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उसको डिटरमाइन करती है। दूसरा आपका हो जाएगा कि जो सैलिनिटी मतलब नमक की मात्रा, ओशन करंट लो सलाइन से हाई सलाइन और हाई सलाइन से लो सलाइन की तरफ मूव करती है, जैसे हमने मेडिटेरियन सी और रेड सी में देखा था। इसके अलावा बाल्टिक सी में भी देखा था कि वहां पर लेस सलाइन बाल्टिक सी से पानी नॉर्थ सी की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ये भी सैलिनिटी जो कि डेंसिटी को कंट्रोल करता है, वो भी ओशन करंट बनाने के पीछे मेजर फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो हम लोगों ने कहा प्लेनेटरी विंड, जो हवा चल रही है और बड़ी इंपॉर्टेंट हवा है, जैसे कि वेस्टर्लीज है, जैसे कि ट्रेड विंड्स है, जो कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, और ये हवाएं भी डिसाइड करती कि ओशन करंट कितनी किस तरह से मूव करेंगे, उनकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी। फिर आपके फैक्टर रह जाएंगे जैसे कि आपकी कोस्टल और सबमरीन ज्योग्राफी, जो कि हम कहते हैं मॉडिफाइंग फैक्टर, जो कि हमने ब्राजील पे देखा था कि ब्राजील जो है करंट को क्या करता था, बाइफर्केट कर देता, दो हिस्सों में विभाजित कर देता है। तो कोस्ट लाइन आपकी कैसी वो भी डिसाइड करेगा। फिर सीजनल वेरिएशन, हमने कहा था सीजन्स में, जैसे कि अपने इंडिया के पास जो है जो नॉर्थ ईस्ट ड्रिफ्ट है वो साउथ ईस्ट ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या चीज़ है, सीजनल वेरिएशन, जो कि मानसून वाले एरियाज में दिखाई पड़ता है ओशन करंट के तौर पे। फिर आप कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेनफॉल और इवोपरेशन। किसी एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पर पानी की डेंसिटी कम है, और वो जाहिर सी बात है वो हल्का पानी हो गया, इवोपरेशन का रेट ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, सैलिनिटी ज़्यादा है, तो वो भारी पानी हो गया। तो इस तरह से हम फैक्टर्स को, जितने सारे फैक्टर्स पीछे मेरे दिखाई पड़ रहे हैं, इन फैक्टर्स को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, फिजिकल फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर क्लाइमेटिक फैक्टर लिख लेंगे, फिर मॉडिफाइंग फैक्टर लिख लेंगे, और आसानी से कंक्लूड कर देंगे कि इस तरह से ओशन करंट की ओरिजिन और उनके मूवमेंट के पीछे ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स और इस तरह के जो फिजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ओशन करंट बनते कैसे हैं, ठीक है, होता क्या है ओशन करंट और बनते कैसे हैं, उनके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में फिर यहीं तक मुलाकात रहेगी और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट जियोग्राफी के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।